सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आदर्श गैस समीकरण और वास्तविक गैसों का इस आदर्श गैस समीकरण से विचलन। मूलतः वास्तविक गैसें, जैसे हमने आपको Z का मान यानी संपीड्यता कारक या संपीड्यता गुणांक Z बराबर PV/nRT करके यदि Z का मान 1 आया तो उस अवस्था में वो आदर्श गैस थी। लेकिन अगर Z का मान 1 से कम या अधिक आता है तो उस स्थिति में वो वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण का पूर्णतया पालन नहीं करती हैं। तो वान डेर वाल ने इस आदर्श गैस व्यवहार से विचलन के कारण को बताया और उसमें गैस का आयतन और गैस का दाब ये दोनों प्रभावी होता है। आदर्श गैस व्यवहार से विचलन का जो कारण है वह है गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। और नंबर 2, गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते और वो स्वतंत्र होकर गति करते हैं। वान डेर वाल ये कहता है कि ये अभिधारणाएं गलत हैं। गैस के अणु सूक्ष्म होते हैं और सामान्य परिस्थितियों में अणु का वास्तविक आयतन गैस के कुल आयतन का लगभग 0.1% होता है। अगर दाब बढ़ा दें तो बहुत ही कम ताप पर गैस के कुल आयतन में कमी होती है, जबकि अणु के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस स्थिति में गैस के कुल आयतन की तुलना में अणुओं का आयतन नगण्य नहीं हो सकता है। जब गैस का आयतन अधिक होता है तो अधिक दाब तथा कम ताप पर भी यह अवधारणा मान्य नहीं हो सकती। जब किसी गैस को अधिक दाब पर रखा जाता है अथवा उसका ताप घटाया जाता है तो वह द्रव या ठोस अवस्था में बदलती है। गैस का द्रव अथवा ठोस में परिवर्तन केवल उसी स्थिति में संभव है जब उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल काम करे। कम दाब और अधिक ताप पर गैसों के आयतन अधिक होते हैं और उनके अणु दूर दूर होते हैं, जिससे उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होता है या लगभग नहीं के बराबर होता है। लेकिन जब दाब बढ़ाते हैं आयतन घटता है तो उनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम नगण्य नहीं मान सकते, क्योंकि गैस के अणु समीप आते हैं और समीप आएंगे तो उस स्थिति में उनके मध्य आकर्षण का होना लाजमी है। तो इन कमियों के कारण अधिक दाब तथा कम ताप पर
वास्तविक गैसों के आदर्श गैस व्यवहार से विचलन की व्याख्या PV बराबर nRT से नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं वान डेर वाल समीकरण। जो आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT, ये अणुगति सिद्धांत पर आधारित है। जो ऊपर दो अवधारणाएं हमने दी थी, उनके आधार पर वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या इस समीकरण से हम नहीं कर सकते। यदि इस समीकरण का उपयोग वास्तविक गैसों के लिए करना हो तो इसमें संशोधन आवश्यक है। इन कमियों के आधार पर वान डेर वाल ने 1873 में इस समीकरण का संशोधन करके वान डेर वाल समीकरण की व्युत्पत्ति किया। अब उन्होंने आयतन में संशोधन किया। पहला संशोधन, गैस के अणुओं का आकार निश्चित है। इसी के कारण इनके आयतन निश्चित होते हैं। गैस के कुल अणुओं की तुलना में अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते। गैस के अणुओं की गति के लिए स्थान कम हो जाता है तथा पात्र का कुल आयतन भी अणुओं की गति के लिए उपलब्ध नहीं होगा। PV बराबर nRT में आयतन V पात्र के आयतन को माना गया है। जैसे यहाँ देखें, ये गैस के अणु हैं आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए ये जो अणुओं का आयतन है, जो PV बराबर nRT है, इसमें V जो है इस पात्र का कुल आयतन है, लेकिन वास्तव में V यहाँ पे यह जो गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन है, इसको माइनस करके है। तो उस स्थिति में अणुओं के निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन के कारण वान डेर वाल ने एक संशोधन कारक बताया जिसे वर्जित आयतन कहते हैं। ये वर्जित आयतन है और इन्होंने गणना के आधार पर ये निकाला कि यदि गैस का कोई अणु स्थिर अवस्था में V आयतन घेरता है तो गति की अवस्था में एक अणु 4V आयतन घेरेगा। मतलब ऐसे अगर V है तो अगर गति चारों तरफ गति करेगा तो 4V आयतन घेरेगा। यदि गति की अवस्था में 1 मोल गैस के अणु हों तो ये 4N × V आयतन घेरेंगे और ये बराबर होगा B के। तो गैस के 1 मोल के लिए जो संशोधित आयतन होगा दैट विल बी V - B। ये संशोधित आयतन है। आयतन में संशोधन हो गया। अब इसके बाद आते हैं अणुओं के निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन के कारण वान डेर वाल ने एक संशोधन का कारक प्रस्तुत किया जिसे वर्जित आयतन कहा जाता है। वान डेर वाल ने गणना का निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई गैस
का अणु स्थिर अवस्था में V आयतन घेरता है तो गति की अवस्था में एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन स्थिर अवस्था में घेरे गए आयतन का 4 गुना होगा। जैसा कि मैंने बताया है, गति की अवस्था में एक मोल गैस अणुओं का आयतन 4n भी होगा, ये भी होगा, तो आयतन में संशोधन जो हमने बता दिया वो है V माइनस B। तो गैस के n मोलों के लिए संशोधित प्रभावी आयतन जो होगा वो होगा V माइनस NB। अब दाब में संशोधन, गैस का अणु छोटे आकार का है और ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। गैस का दाब गैस के अणुओं का पात्र की दीवार पर टकराने के कारण होता है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर गैस का ये अणु है, ये अपने चारों तरफ के अणुओं के द्वारा आकर्षित है, लेकिन जब ये पात्र की दीवार से टकराता है तो गैस के अणु जो भीतर की तरफ है वो इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, जिससे यह पूर्ण वेग से बर्तन की दीवार में टकरा नहीं पाता और उस स्थिति में इसका वेग जितना होना चाहिए वह घट जाता है, जिससे वह पात्र की दीवार पर कम दाब प्रत्यारोपित करता है। जो मापित दाब है उसका मान आदर्श दाब से कम हो जाता है। इसलिए जो संशोधन होता है वो संशोधित दाब होता है P प्लस स्मॉल p। ये दो कारकों पर निर्भर होता है। नंबर 1, पात्र की दीवार पर टकराने वाले अणु के द्वारा उत्पन्न आकर्षण बल तथा किसी भी क्षण पात्र की दीवार पर टकराने वाले अणुओं की संख्या। गैस के एक मोल के लिए अगर गैस का घनत्व रो है तो P समानुपाती रो इंटू रो या P समानुपाती रो स्क्वायर। घनत्व का मान आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए एक मोल के द्वारा अगर V आयतन ग्रहण किया गया है तो P समानुपाती रो स्क्वायर या समानुपाती 1/V स्क्वायर या P बराबर A/V स्क्वायर, जहाँ पर A एक समानुपाती नियतांक है। इसलिए संशोधित दाब जो होगा ये होगा P प्लस A/V स्क्वायर। अब गैस के n मोलों के लिए P समानुपाती n रो इंटू n रो या P समानुपाती n स्क्वायर रो स्क्वायर। आयतन अगर V ग्रहण किया जाता है तो वहाँ भी यही होगा P समानुपाती n स्क्वायर इंटू 1/V स्क्वायर या P इज इक्वल टू AN स्क्वायर/V स्क्वायर। तब दाब में संशोधन हो जाएगा P प्लस AN स्क्वायर/V स्क्वायर। अब आते हैं वान डर वाल समीकरण। ये दोनों संशोधन जो है, इन दोनों संशोधनों को PV बराबर nRT में रख लें अगर, तो n मोलों के लिए PV बराबर nRT, तो V की जगह P प्लस AN स्क्वायर/V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। अगर n का मान 1 रख लें तो ये समीकरण हो जाएगा
P प्लस ए बाई वी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पे ए और बी इन दोनों को वान डर वाल नियतांक कहा जाता है। अब इनके मात्रक देख लेते हैं। ए पी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, या ए बराबर पी वी स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, या प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर बटे मोल स्क्वायर। यदि दाब को वायुमंडल तथा आयतन को लीटर में रखें तो ए की इकाई वायुमंडल लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर होगा। एसआई पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा आयतन को मीटर क्यूब में अगर रखें तो ए का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर टू द पावर 4 मोल टू द पावर -2। अगर इसको सीजीएस प्रणाली में परिवर्तित करें तो यह होगा 9 सेंटीमीटर टू द पावर 4 मोल टू द पावर -2। अगर लीटर वायुमंडल में रखें तो यह होगा लीटर स्क्वायर वायुमंडल प्रति मोल स्क्वायर। ये ए का मात्रक हुआ। बी का मात्रक वर्जित आयतन NV है, या बी बटे वर्जित आयतन बटे N यानी आयतन बटे मोल। एसआई पद्धति में आयतन को मीटर क्यूब से तो बी की इकाई मीटर क्यूब प्रति मोल हो जाएगी। सीजीएस प्रणाली में अगर देखें तो यह हो जाएगा घन सेंटीमीटर प्रति मोल। अगर आयतन को लीटर में व्यक्त किया जाता है तो लीटर प्रति मोल हो जाएगा। तो यह है बी का मात्रक। इसके बाद कुछ सामान्य गैसों के लिए वान डर वाल स्थिरांक के मान दिए गए हैं अलग अलग पद्धतियों में। हाइड्रोजन के लिए 0.245, हीलियम के लिए 0.034, ऑक्सीजन के लिए 1.36। हालांकि कोई भी सवाल अगर आता है तो उसमें ए और बी के मान दिए रहते हैं जब परिकलन करना होता है, संपीडितता गुणांक का या किसी अन्य दाब का या आयतन का। तो उस स्थिति में वास्तविक गैसों के लिए ए और बी के मान उस इक्वेशन में दिए होते हैं या उनके मान कैलकुलेट करने होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।